जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन आईएएस सीरीज में, जिसमें लोग पीटी 365 देख रहे हैं और यह राज्य व्यवस्था एवं शासन का छठा वीडियो लेक्चर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पहले के 5 वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा प्ले लिस्ट का। आप लोग जाइए प्ले लिस्ट चेक कीजिए। प्ले लिस्ट में आपको काफ़ी सारे और वीडियो मिलेंगे, जैसे कि घटना चक्र का राज्य व्यवस्था पूरा किया हुआ, फिर घटना चक्र का भारतीय इतिहास हम लोगों ने पूरा देखा, जिसमें प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भारतीय इतिहास है। फिर हम लोगों ने बिहार घटना चक्र के हिसाब से देखा है। तो आप और वहाँ पे करंट अफेयर के कई सारे सीरीज है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पहले के 5 वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर चेक कीजिए। इसमें पहले के 5 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कई सारे टॉपिक कर लिए थे, जैसे संविधान से जुड़े मुद्दे, इसमें 9 टॉपिक था, यह कर लिया। संसद, राज्य, विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्य प्रणाली, यह भी कर लिया, इसमें कुल 8 टॉपिक थे। फिर केंद्र राज्य संबंध में 3 टॉपिक थे, यह हम लोगों ने कर लिया। न्यायपालिका, यह भी लगभग हम लोगों ने कर लिया, न्यायपालिका भी पूरा हो गया। फिर 5वां था चुनाव, इसमें हम लोगों ने चुनाव बॉन्ड मतलब 4 टॉपिक इसमें कर लिया। 5वां टॉपिक से अभी शुरू होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब किए होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप सुझाव भी दे सकते हैं। अगर कुछ आपको लगा कि कुछ और बेहतर करना चाहिए या कुछ और बेहतर आपके लिए लाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में इसे लिख सकते हैं। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करके हमें अपना प्यार दिखाइए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज के टॉपिक से, जिसमें होगा निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021, मतलब इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो यहाँ पे आ गया यह टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं। सुर्खियों में यह क्यों रहा? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021 को मंजूरी प्रदान की गई, तो इसलिए यह सुर्खियों में आ गया यह टॉपिक। तो इस अधिनियम के बारे में देखते हैं क्या क्या प्रावधान किया हुआ है। तो इस अधिनियम में कुछ चुनावी सुधारों को लागू करने के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन करने का प्रावधान है। निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। तो इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु है देख लेते हैं। मतदाता सूची के डाटा के आधार संख्या से जोड़ना, RPA 1950 की धारा 23 में संशोधन द्वारा। तो इसमें मतदाता सूची को आधार संख्या से जोड़ा जाने का प्रावधान है, यह ऐसा है इसमें। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी किसी व्यक्ति से कह सकता है कि अपनी पहचान साबित करने के लिए वह अपनी आधार संख्या उपलब्ध कराए। यदि कोई व्यक्ति किन्हीं निर्धारित कारणों से अपनी आधार संख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो उसे मतदाता सूची में शामिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा या उसका नाम मतदाता सूची में नहीं हटाया जाएगा। तो इसमें मुख्य मतलब मेनली इसमें दिया हुआ है कि लगभग हर किसी को अपने मतदाता सूची से अपना आधार लिंक करना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई नहीं करता है अपने निजी कारणों से तो इससे कोई हानि नहीं होगी, उससे बस यह प्रावधान आया हुआ है। यह अधिनियम एक कैलेंडर वर्ष में 4 पात्रता तिथियों प्रदान करने के लिए इसमें संशोधन करती है, जैसे 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर होगी। अधिनियम के द्वारा RPA 1950 और 1951 में पत्नी या वाइफ शब्द की जगह पति पत्नी स्पाउस शब्द को शामिल किया गया है। तो इससे थोड़ा सा वुमेन एम्पावरमेंट दिखता है, क्योंकि सिर्फ पत्नी नहीं होती, पति पत्नी दोनों हो सकता है। यह अधिनियम उन उद्देश्यों का विस्तार करता है जिसके लिए ऐसे परिसरों की मांग की जाती है। तो कौन कौन से परिसर है देखते हैं। इनमें मतगणना, वोटिंग मशीन और चुनाव संबंधी सामग्री रखने और सुरक्षा बलों एवं मतदान कर्मियों में रहने के लिए परिसर का उपयोग शामिल है। 1951 के अधिनियम में राज्य सरकारों को यह अनुमति दी गई है कि वे ऐसे परिसरों की मांग कर सकती है जिसका मतदान केंद्र के रूप में या चुनाव होने के बाद मत पेटी रखने हेतु उपयोग में लाए जाने की संभावना है। ठीक है, यह उसमें उपबंध किया हुआ था। तो आइए देख लेते हैं लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में जो बना था RPA। तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 निम्नलिखित प्रावधान करता है। तो क्या क्या प्रावधान है? तो लोकसभा और राज्य विधानमंडलों में चुनाव के लिए सीटों का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, इन चुनावों में मतदाताओं की योग्यता का निर्धारण और मतदाता सूची का निर्माण करना आदि। फिर अगला लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 निम्नलिखित प्रावधान करता है। तो यह 1950 का प्रावधान था। 1951 का प्रावधान देखते हैं। तो संसद के सदस्यों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदस्य या सदस्यों के लिए चुनावों का संचालन करना, इन सदनों की सहायता के लिए योग्यता और निहरता, इन चुनाव में या इसके संबंध में भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से जुड़े प्रावधान आदि। तो यह सभी प्रावधान लोक प्रतिनिधि अधिनियम में दिया हुआ है। आइए देखते हैं संबंधित तथ्य। तो इससे संबंधित तथ्य कौन कौन सा, ये देखते हैं। रिमोट वोटिंग। तो रिमोट वोटिंग क्या है? तो रिमोट वोटिंग के तहत मतदाता को उनके पंजीकृत निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारित मतदान केंद्र की बजाय अन्य स्थान में मतदान करने की अनुमति होती है।
ये स्थान देश के भीतर या विदेश से भी हो सकता है। ठीक है, तो रिमोट वोटिंग मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने मतदाता केंद्र पर नहीं जा सकता तो उसके लिए वोटिंग करने का अलग प्रावधान किया हुआ है। एनआरआईज को 2011 में मतदान का अधिकार दिया गया था। यह अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए 1950 में संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था। हालांकि अधिनियम की धारा 20A के अनुसार विदेशों में रहने वाले भारतीय मतदाताओं को अपना वोट डालने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में शारीरिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यह इस नियम में कि उसे शारीरिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। फिर मतदान की अन्य प्रणाली, तो इसमें देखते हैं अन्य प्रणाली क्या क्या है मतदान की। तो प्रॉक्सी वोट इसे 2003 में शुरू किया गया था। इसके तहत एक पंजीकृत मतदाता अपनी मताधिकार अपने किसी प्रतिनिधि को सौंप सकता है। केवल वर्गीकृत सेवा मतदाता को ही इसकी अनुमति है। इसमें सशस्त्र बल, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, जनरल इंजीनियरिंग रिजर्व फोर्स और सीमा संगठन सड़क संगठन के सदस्य शामिल हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोर्टल बैलेट सिस्टम ETPBS, इसमें मतदान पत्र को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवा मतदाताओं को प्रेषित किया जाता है। इसमें सशस्त्र बलों के सदस्य, पुलिस, राज्य के बाहर सेवारत, भारत के बाहर नियुक्त सरकारी कर्मचारी और उसके या उनके पति पत्नी निवारक निरोध के तहत रहे गए लोग, विशेष मतदाता जैसे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि शामिल हैं। अनिवासी भारतीय मतलब एनआरआईज के लिए पोस्ट बैलेट, तो यह क्या है देख लेते हैं। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी दी कि अनिवासी भारतीय के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ETPBS सुविधा का विस्तार करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान में चुनाव आयोग ने एनआरआईज को विदेशी मतदाताओं के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति प्रदान की है, परंतु इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित किया गया है। तो उनके पास किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं होनी चाहिए। जो भी एनआरआईज हैं उन्हें मतदान के दिन व्यक्तिगत रूप से वोट डालने के लिए अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचना होगा। तो वह किसी और देश का नागरिक नहीं होना चाहिए और उसे उपस्थित होना पड़ेगा स्वयं। भारतीय चुनाव प्रणाली, तो यह कैसा है देख लेते हैं। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 चुनाव से संबंधित है। भारतीय चुनाव प्रणाली की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। तो कौन कौन सी विशेषताएं देख लेते हैं। देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होते हैं। भारत की मतदाता सूची में भारत के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं। इस संबंध में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या इसमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति 84 सीट और अनुसूचित जनजाति 47 सीट के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। तो यह ध्यान रखिएगा कि अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित हैं। ये प्रावधान राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के संबंध में भी लागू है। परिसीमन आयोग के मदद से चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। इसके तहत चुनाव क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्रफल या सीमा में चुनाव बदलाव होते रहता है, लेकिन चुनाव क्षेत्र की संख्या वर्ष 2026 तक बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, लोकसभा के मामले में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम FPTP और राज्यसभा चुनाव के मामले में अनुपातिक प्रतिनिधित्व PR के माध्यम से मतदान होता है। राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा होता है। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। तो यह टॉपिक न्यूज़ में इसलिए आ गया क्योंकि देखते हैं हाल ही में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति के गठन के संबंध में लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया गया था। तो इसलिए यह टॉपिक न्यूज़ में आ गया क्योंकि इसमें एक निजी विधेयक, यह देख लीजिएगा कि यह एक निजी विधेयक है, कोई सार्वजनिक विधेयक नहीं है। ठीक है, फिर अन्य संबंधित तथ्य इसे देखते हैं क्या है। यह विधेयक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को अलग करने का प्रयास करता है। साथ ही यह सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी अन्य नियुक्ति के लिए निर्वाचन आयुक्त को अपात्र बनाने का प्रावधान करता है। इस विधेयक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC सहित निर्वाचन आयुक्त ECs को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति द्वारा नियुक्त करने की मांग की गई है। ठीक है, तो यह इसका संबंधित तथ्य था। फिर देखते हैं विधेयक में क्या है। तो यह विधेयक CEC और EC के कार्य को उनकी नियुक्ति के तारीख से 6 वर्ष तक करने का प्रावधान करता है।
साथ ही इसमें प्रादेशिक क्षेत्रीय आयुक्त मतलब रीजनल कमिश्नर्स के कार्यकाल को 3 वर्ष की निश्चित अवधि तक रखने का प्रावधान करता है। फिर निजी सदस्य विधेयक मतलब प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो मंत्रियों के अलावा किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया गया कोई विधेयक निजी सदस्य विधेयक कहलाता है। इसके अलावा इसे केवल शुक्रवार को पेश किया जाता है और इसी दिन इस पर चर्चा की जाती है। तो यह देखिएगा कि इसे केवल शुक्रवार को पेश किया जाता है, यह डेट नोट कर लीजिएगा। राज्यसभा के मामले में सभापति और लोकसभा के मामले में अध्यक्ष द्वारा इसकी स्वीकार्यता तय की जाती है। ठीक है, 1970 के बाद अब तक कोई भी निजी विधेयक अधिनियम नहीं बन पाया। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि 1970 के बाद अभी तक कोई भी निजी विधेयक अधिनियम नहीं बन पाया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ दिया हुआ है। तो इसे नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 324 का क्लॉज 2 के तहत होती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। सेवा शर्तें क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है और चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त CEC की सिफारिश के बाद ही उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। कार्य यह भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का आयोजन करता है। यह एक संवैधानिक निकाय है अनुच्छेद 324 के तहत। फिर यहाँ पर देखते हैं निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या। तो निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं और कैसे कैसे इसके सदस्य संख्या में तो चेंज हुआ है, यह देख लेते हैं यहाँ पे। तो 25 जनवरी 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक केवल मुख्य चुनाव आयुक्त था, मतलब केवल सिंगल मेंबर बॉडी थी। फिर 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक 3 सदस्यीय निकाय है, तो फिर यह 3 मेंबर बॉडी बनी। फिर 2 जनवरी 1990 से 3 सितंबर 1993 तक केवल मुख्य चुनाव आयुक्त, फिर से सिंगल मेंबर बॉडी। फिर 1 अक्टूबर 1993 से वर्तमान समय तक एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त हैं। तो यह अब 3 मेंबर बॉडी बनी हुई है। फिर अगला टॉपिक है सामाजिक लोकतंत्र मतलब सोशल डेमोक्रेसी। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा, आइए देखते हैं। हाल ही में स्वीडन में हुए चुनाव के कारण सामाजिक लोकतंत्र का नॉर्डिक स्कैंडिनेवियाई मॉडल चर्चा में रहा। तो स्वीडन में चुनाव हुआ इसलिए वहाँ का मॉडल चर्चा में आ गया। अन्य संबंधित तथ्य इसे देखते हैं क्या है, तो सामाजिक लोकतंत्र का नॉर्डिक मॉडल, नॉर्डिक देश जिसमें स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड द्वारा अपनाई गई सामाजिक कल्याण और आर्थिक प्रणालियों का संयोजन है। इस मॉडल ने नॉर्डिक देशों को महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करने में मदद की है। तो इसमें तो पहले देख लीजिए कि 5 देश है टोटल, तो स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड, ये 5 देश नॉर्डिक देश कहलाते हैं, यह ध्यान रखिएगा। और आइए देखते हैं क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण परिणाम हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उच्च स्तर और वैश्वीकरण में भागीदारी, आर्थिक प्रगति, असमानता का निम्न स्तर, उच्च जीवन स्तर और विश्व के सबसे अधिक श्रम भागीदारी दर। सामाजिक लोकतांत्रिक प्रणाली की विशेषताओं में शामिल, तो इसकी विशेषताओं में क्या क्या शामिल है देख लेते हैं। प्रतिनिधि और सहभागी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर निर्भरता, जहां शक्ति का पृथक्करण सुनिश्चित किया जाता है। यह सार्वजनिक रूप से प्रदान की जाने वाली सामाजिक सेवाओं और बच्चों की देखभाल, शिक्षा एवं अनुसंधान में निवेश पर जोर देने वाली व्यापक सामाजिक कल्याण योजना है। यह प्रगतिशील कराधान द्वारा वित्त पोषित प्रणाली है। सक्रिय श्रमिक संघों और नियोगिता संघों के साथ मजदूर श्रम बाजार संस्थाओं की उपस्थिति। इसमें शासन व नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका के अलावा महत्वपूर्ण सामूहिक सौदेबाजी, वेतन पर बातचीत और सामान्य में मदद मिलती है। यहाँ पे देखते हैं सामाजिक लोकतंत्र क्या है, तो इसका अर्थ क्या है सामाजिक लोकतंत्र का, यह मतलब देखते हैं। समाजवाद या पूंजीवाद। सामाजिक लोकतंत्र एक विचारधारा है। इसका उद्देश्य पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर समतावाद को बढ़ावा देना है। इसके तहत पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर एक न्यायसंगत और समतापूर्ण समाज के निर्माण के लिए सामाजिक एवं आर्थिक हस्तक्षेपों उपायों का उपयोग किया जाता है। समानता क्या है, तो इसके तहत सामाजिक लोकतंत्र के समर्थक धन के पुनर्वितरण और कल्याणकारी उपायों के जरिए समाज के भीतर अधिक समानता लाना चाहता है। प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र का उपयोग एक साधन के रूप में भी किया जाता है जिसकी सहायता से अधिक समानता प्राप्त की जा सकती है। विकास बनाम क्रांति। मार्क्सवादियों के विपरीत सामाजिक लोकतंत्र के समर्थक क्रांति की बजाय विकास के जरिए परिवर्तन लाना चाहते हैं। ये निजी और राज्य दोनों को स्वामित्व
वाली पूंजीवाद एवं समाजवाद के मिश्रित मॉडल को बढ़ावा देती है। तो इसमें मिश्रित मॉडल होता है, ना ही पूंजीवाद ना ही समाजवाद, दोनों मिश्रण रहता है इसका। सार्वजनिक सेवाएं, सेवाओं का सार्वभौमिक प्रावधान के प्रति प्रतिबद्धता आधुनिक सामाजिक लोकतंत्र की विशेषता है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और बुजुर्गों एवं बच्चों की देखरेख से जुड़े सेवाएं। सामाजिक लोकतंत्र के समर्थक श्रमिकों के अधिकारों को भी मजबूती से बढ़ावा देते हैं। तो यह सामाजिक लोकतंत्र के बारे में दिया हुआ था। अगला है अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां, मतलब और भी कई न्यूज़, छोटे बड़े न्यूज़ जो चर्चा में रहे पिछले एक साल में, वो यहाँ पे दिए हुए। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है। तो एशियाई निर्वाचन प्राधिकरणों का संघ, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़, AAEA, भारत के 2020 से 2024 तक के लिए सर्वसम्मति से AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया। AAEA की स्थापना 1998 में की गई थी। इसका उद्देश्य एशियाई क्षेत्र में एक गैर पक्षपातपूर्ण मंच प्रदान करना है। यह मंच सुशासन और लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए स्वतंत्र और पारदर्शी निर्वाचनों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। भारतीय निर्वाचन आयोग AAEA का निर्वाचन प्रबंधन निकाय EMB की संस्थापक सदस्य है। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, मतलब रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़, यह देखते हैं क्यों सुर्खियों में रहा। तो भारतीय चुनाव आयोग ECI ने पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से 11 अस्तित्वहीन दलों को हटा दिया है। तो 111 दल इसमें हट गए हैं। इन 111 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल RUPPS का कोई अस्तित्व नहीं था। इन लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 का उल्लंघन करते हुए भी पाया गया था। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग के पास किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण समाप्त करने की शक्ति नहीं है। इस संबंध में चुनाव आयोग का प्रस्ताव अब भी सरकार के पास लंबित है। हालांकि यह राजनीतिक दल की वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे को उठा सकता है। साथ ही यह राजनीतिक दलों से निम्नलिखित नियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करने की मांग कर सकता है। तो कौन कौन से नियम हैं? चंदा प्राप्ति के स्रोत और इसके तरीके, कंपनी द्वारा डिस्क्लोजर और बैंक खातों का विवरण। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, मतलब यह दल होते क्या हैं, यह देख लेते हैं। तो ऐसे राजनीतिक दल जिन्हें पंजीकृत होने के बाद से कभी चुनाव नहीं लड़ा, ठीक है, तो ऐसे दल होंगे जिन्होंने पंजीकृत होने के बाद कभी चुनाव लड़ा ही नहीं। नए पंजीकृत राजनीतिक दल या नए दल भी हो सकते हैं। फिर ऐसे राजनीतिक दल जिन्हें राज्य स्तरीय दल बनने के लिए विधानसभा या लोकसभा चुनाव में वोट का निर्धारित प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ हो, या ऐसे दल जो इलेक्शन में पार्ट लिए हों मगर उन्हें निर्धारित वोट नहीं मिला हो लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में और ना ही विधानसभा में। निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968, इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड एलोकेशन ऑर्डर 1968। तो यह देखते हैं न्यूज़ में क्या रहा। तो यदि किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दल में दो प्रतिद्वंदी गुट बनते हैं तो उस दल का प्रतिनिधित्व किस गुट को दिया जाएगा, इस संबंध में निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1998 ECI के निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करता है। तो ECI का निर्णय बाध्यकारी होगा, मतलब इसका जो भी निर्णय होगा वह दोनों पक्षों या जितने ही पक्ष होंगे उसमें बाध्यकारी होंगे। राजनीतिक दल के विघटन गुट उस गुट के अलावा जिस दल का चुनाव चिन्ह प्राप्त है को स्वयं को एक अलग दल के रूप में पंजीकृत करना होता है। पंजीकरण के बाद राज्य या केंद्रीय चुनाव में अपने प्रदर्शन के आधार पर भी वह राष्ट्रीय या राज्य दल के दर्जा का दावा कर सकता है। पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त दलों में विभाजन की स्थिति में चुनाव आयोग आम तौर पर दोनों गुटों को आंतरिक स्तर पर अपने मतभेद को हल करने या न्यायालय के समान अपना पक्ष रखने की सलाह देता है। चुनाव आयोग ने अब तक के लिए लगभग सभी विवादों में दिए गए अपने निर्णयों में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों के स्पष्ट बहुमत वाले गुट का समर्थन किया है। कई बार ऐसा भी होता है जब चुनाव आयोग राजनीतिक दल के संगठन के भीतर दावेदार गुटों के समर्थकों की संख्या निर्धारित करने में असमर्थ होता है। ऐसी स्थिति पदाधिकारियों की सूची पर विवाद के कारण उत्पन्न होता है। तब चुनाव आयोग केवल निर्वाचित सांसदों और विधायकों के बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है। ठीक है, फिर अगला न्यूज़ है एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ना, मतलब कंटेस्टिंग इलेक्शन फ्रॉम मल्टीपल सीट्स।
हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा उम्मीदवारों के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 आरपीए में संशोधन के लिए पुनः नए सिरे से प्रयास शुरू किया है। आयोग के अनुसार एक निर्वाचन क्षेत्र को रखने और दूसरे को रिक्त करने के बाद उपचुनाव के लिए बाध्य करने वाले पर भारी जुर्माना लगाने के एक विकल्प पर विचार किया जाना चाहिए। लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 33 का क्लॉज 7 के अनुसार एक उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। 1996 तक 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी। बाद में इस अधिनियम में संशोधन कर केवल 2 निर्वाचित क्षेत्रों की सीमा निर्धारित कर दी गई थी। दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट 1990 में 90 और चुनाव सुधार पर विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट 1999 में भी एक उम्मीदवार को एक ही निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने तक सीमित करने की सिफारिशें की गई थी। कानून और न्याय मंत्रालय का विधान विभाग चुनाव आयोग से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सरकार में नोडल एजेंसी है। अलग अलग प्रकार के वोट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोट, मतलब वोट के कई प्रकार होते हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रकार है। टेंडर वोट, जब कोई मतदाता अपना वोट डालने जाता है और उसे पता चलता है कि उसका वोट उसकी पहचान से किसी और ने पहले ही डाल दिया तो पीठासीन अधिकारी उस मतदाता को वोट डालने का अधिकार देता है। इसे ही टेंडर वोट कहा जाता है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति एक टेंडर वोट के माध्यम से किसी भी अन्य मतदाता की तरह वोट डालने का पात्र होता है। चैलेंज्ड वोट, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मतदान बूथ पर राजनीतिक पार्टियों के एजेंट मौजूद होते हैं। इन्हें मतदान एजेंट कहा जाता है। यह एजेंट किसी वोटर के वोट को चैलेंज कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि संबंधित वोटर फर्जी है और वे किसी दूसरे व्यक्ति को वोट डालने आया है। अगला है टेस्ट वोट, जब एक मतदाता यह दावा करता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या पेपर ट्रेल मशीन ने उसका वोट सही ढंग से दर्ज नहीं किया है तो उसे टेस्ट वोट के रूप में फिर से वोट डालने की अनुमति दे दिया जाता है। अगला है मतदाताओं का पंजीकरण, मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल्स। देखते हैं यह चर्चा में क्यों रहा। तो चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में कानूनी संशोधन और निर्वाचन पंजीकरण नियम 1960 में संशोधनों के अनुपालन में निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं। तो कौन कौन सा परिवर्तन है देख लेते हैं। ऐसे युवा जिसकी आयु 17 वर्ष से अधिक है वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची को प्रत्येक तिमाही में अपडेट किया जाएगा। साथ ही पात्र युवाओं को उस वर्ष की आगामी तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है। साथ ही तिमाही में उसकी आयु 18 वर्ष हुई है। इसमें आधार वितरण को फॉर्म से जोड़ने का वैकल्पिक प्रावधान किया भी गया है। ठीक है, तो अगला है सुलभ चुनावों और राष्ट्रीय सलाहकार समिति, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शन NACAE। भारतीय चुनाव आयोग ने NACAE के तहत 2 उप समितियों का गठन किया है। इन उप समितियों का उद्देश्य आयोग की वेबसाइट तक पहुंच में सुधार के तरीकों का अध्ययन करना और दिव्यांग व्यक्तियों PWDs के निर्वाचकों के रूप में पंजीकरण को आसान बनाना है। NACAE राज्य तक जिला स्तर पर चुनावी प्रक्रियाओं में PWDs की भागीदारी से संबंधित प्रक्रियाओं और मुद्दाओं की समीक्षा करती है। उपचुनाव आयुक्त इस समिति का अध्यक्ष होता है। इसकी बैठकें वर्ष में 2 बार या अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार आयोजित की जाती है। इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है या वैकल्पिक संरचना प्रस्तावित होने तक रहता है। तो इसके साथ इलेक्शन से जुड़े सारे महत्वपूर्ण मुद्दे समाप्त हुए। अब है महत्वपूर्ण विधान या विधेयक, इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर या बिल। तो पिछले 1 साल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिल या लेजिस्लेचर पास हुए हैं उसके बारे में यह सारा टॉपिक दिया हुआ था। पहला इसमें है बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022। यह सुर्खियों में क्यों रहा? तो हाल ही में लोकसभा ने बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 को संसद की एक संयुक्त समिति के पास भेजा है। तो यह संयुक्त समिति के पास गया, इसलिए यह चर्चा में बन गया। अन्य संबंधित तथ्य, इससे संबंधित अन्य तथ्य क्या हैं देखते हैं। यह विधेयक बहुराज्य सहकारी समिति MSCS अधिनियम 2022 में संशोधन करने के लिए पेश किया गया है। यह संशोधन 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। 97वां संविधान संशोधन ने संविधान में एक नया भाग 9 भी जोड़ा था।
इस विधेयक का उद्देश्य सहकारी समितियों में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व को बढ़ाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना और बेहतर वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करना है। बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 के अंतर्गत प्रमुख संशोधन। तो इसके अंदर प्रमुख संशोधन क्या क्या है देखते हैं। विशेषता यहाँ पे विवरण दिया हुआ है। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण मतलब कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी CEA की स्थापना। इस प्राधिकरण की स्थापना केंद्र सरकार करेगी। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकतम 3 सदस्य शामिल होंगे। इसके कार्य होंगे कौन कौन से? तो ऐसे चुनाव करना और निर्वाचक नामावलियों की तैयारी का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना। सहकारी लोकपाल कोऑपरेटिव अम्बुड्समैन। तो केंद्र सरकार शिकायतों की जांच के लिए प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के साथ ही यह एक से अधिक सहकारी लोकपाल नियुक्त करेगी। फिर सम्मेलन और विभाजन, एमलगमेशन एंड डाइवर्जन। सहकारी समितियां राज्य कानून के तहत पंजीकृत को मौजूदा MSCS के विलय करने की अनुमति देता है। एक आम बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाली सहकारी समिति के कम से कम 2/3 सदस्यों को इस तरह के विलय की अनुमति देने के लिए एक संकल्प पारित करना होगा। सहकारी पुनर्सुधार, पुनर्निर्माण और विकास निधि, रुग्ण। MSCS के पुनरुद्धार के लिए सहकारी पुनर्सुधार, पुनर्निर्माण और विकास निधि की स्थापना की जाएगी। यह निर्देशक मंडल की संरचना में संशोधन करता है। निर्देशक मंडल में कम से कम एक निर्देशक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का और 2 निर्देशक महिलाएं होगी। अपराध के लिए दंड में वृद्धि। रिटर्न या सूचना दाखिल करने में विफल होना एक अपराध होगा। इन सभी अपराधों के लिए जुर्माना 5,000 रुपये से बढ़कर 1 लाख किया जाएगा। समवर्ती लेखा परीक्षा मतलब कॉन्करेंट ऑडिट। ऐसे बहुत राज्य समिति के लिए एक नई धारा 70A शामिल करना, जिसका वार्षिक टर्नओवर या जमा राशि केंद्र द्वारा निर्धारित टर्नओवर राशि से अधिक हो। फिर सहकारिता के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सहकारी समिति सामान्य आवश्यकता वाले व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन है। समिति में शामिल लोग साझा आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए एक साथ कार्य करता है। इसका उद्देश्य समाज के गरीब वर्गों के हित पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने सदस्यों को सहायता प्रदान करना होता है। सहकारी समिति स्वयं सहायता और पारस्परिक सहायता के सिद्धांत पर आधारित होती है। सहकारिता राजसूची का विषय है, तो यह 7वीं अनुसूची का सेकेंड लिस्ट राजसूची का विषय है। सहकारिता का विषय मुख्य रूप से केंद्र सरकार के समर्थन और मार्गदर्शन के साथ राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के अधीन है। महाराष्ट्र में इसकी सबसे अधिक संख्या 567 है। इसके बाद उत्तर प्रदेश 147 और नई दिल्ली 133 का स्थान है। विश्व की 300 सबसे बड़ी सहकारी समितियों में भारत की 3 समितियां अमूल, इफ़को और क्रिप्को भी शामिल है। तो ये संबंधित तथ्य देख लेते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या जेम पर सहकारी समितियों की अनबॉन्डिंग की शुरुआत से सहकारी समितियां भी अन्य सरकारी खरीदों के तहत जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदारी कर सकेगी। जेम एक वन स्टॉप पोर्टल है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय ने विकसित किया है। यह पोर्टल वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के माध्यम से व्यापक आर्थिक लाभ प्रदान करता है। सहकारी उपयोगकर्ताओं को जेम के माध्यम से खरीदारी के लिए अधिकृत किया गया है और वित्त मंत्रालय ने इसे अनिवार्य बना दिया है। पहले चरण में 100 करोड़ रुपए के टर्नओवर और जमा राशि वाली सभी पात्र सहकारी समितियां जेम पोर्टल पर ऑर्डर देना शुरू कर सकेगी। यह कदम सहकारी समितियों को लागत के मामले में दक्षता प्रदान करेगा। अब तक सहकारी समितियां खुले बाजार में सामान और सेवाएं खरीद रही थी। तो आइए इससे रिलेटेड और भी कई बात देख लेते हैं। सहकारी सिद्धांत, तो इसका सिद्धांत क्या है? तो स्वायत्तता और स्वतंत्र, स्वैच्छिक और खुली सदस्यता, सदस्यों के लिए चिंता, सहकारी समितियों के बीच सहयोग, शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना, लोकतांत्रिक तरीके से सदस्यों पर नियंत्रण और सदस्यों का आर्थिक भागीदारी, यह सहकारिता का सिद्धांत है।
फिर बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002, इसके तहत देख लेते हैं 2002 में इस अधिनियम को निम्नलिखित के लिए आधारित किया गया था। सहकारी समितियों से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना। इसका उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं होंगे और एक से अधिक राज्यों में सदस्यों के हितों की पूर्ति करेंगे। स्व सहायता और पारस्परिक सहायता के आधार पर लोगों की संस्थाओं के रूप में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन तथा लोकतांत्रिक कामकाज को सुगम बनाना, उन्हें अपनी आर्थिक और सामाजिक बेहतरी को बढ़ावा देने में सक्षम बनाना और कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करना। फिर भारत में संचालित सहकारी समितियों के प्रकार। तो भारत में कई प्रकार के सहकारी समितियां, देखते हैं इनमें से कौन कौन सा है। तो सहकारी ऋण समितियां, ये सदस्य से जमा राशि स्वीकार करती है और उचित दरों पर ऋण प्रदान करती है। उत्पादक सहकारी समितियां, ये लघु स्तर के उत्पादकों के हितों की रक्षा करती है। फिर उपभोक्ता सहकारी समितियां, ये उचित कीमतों पर उत्पादों को बनाकर आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती है। सहकारी कृषि समितियां, इसके प्रत्येक सदस्य किसान व्यक्तिगत रूप से अपनी भूमि का स्वामी बना रहता है। आवास सहकारी समितियां, ये मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों की किफ़ायती आवास उपलब्ध कराती है। फिर विपणन सहकारी समितियां, ये उत्पादकों की सौदेबाजी करने की शक्ति को बढ़ाती है। फिर सहकारी समितियों के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान। तो संवर्धित सूची में इसमें क्या है, तो सहकारी समितियां संवर्धित सूची के तहत राज्य सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों का गठन को मौलिक अधिकार बना दिया है। अनुच्छेद 43 बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य सहकारी समितियों को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। भाग 9 बी, यह सहकारी समितियों के निगमन बोर्ड के सदस्यों और पदाधिकारियों के लिए शर्तों तथा सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित है। भाग 9 बी, अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर अनुच्छेद 243 जेड टी शामिल हैं। बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002, यह एक से अधिक राज्यों में संचालित होने वाली सहकारी समितियों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। अगला टॉपिक है विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA। सुर्खियों में यह क्यों रहा है, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने नागरिकों पर FCRA के अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने के लिए विदेशी योगदान विनियमन संशोधन नियम 2022 अधिसूचित किया है। तो इसे अन्य संबंधित तथ्य कौन कौन से है, तो इसके जरिए विदेशी योगदान विनियमन नियम 2011 में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत सरकार को सूचित किए बिना अधिकतम 10 लाख रुपए भेज सकता है। यदि योगदान या अंशदान की राशि 10 लाख रुपए से अधिक है तो सरकार को सूचित करने के लिए व्यक्ति के पास 3 महीने का समय होगा। इससे पहले केवल 30 दिन का समय दिया जाता था। इससे पहले निम्नलिखित को विदेशी योगदान प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी, हालांकि अब ये अंशदान प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन कौन है, राजनीतिक दल है, विधायिका के सदस्य हैं, चुनाव में उम्मीदवार हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, न्यायाधीश हैं, पत्रकार हैं और मीडिया हाउस हैं। FCRA के तहत फंड प्राप्त करने के लिए पंजीकरण या पूर्व अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होता है। केंद्र सरकार को इस हेतु सूचित करने का निर्धारित समय सीमा को 15 दिन से बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया। साथ ही एक अलग अधिसूचना में FCRA के तहत कंपाउंडेबल शमनीय अपराधों की सूची को 7 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। कंपाउंडेबल अपराध वे होते हैं जहां शिकायतकर्ता आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने के लिए सहमत हो सकता है। FCRA का उद्देश्य और प्रावधान। तो किसी विदेशी स्रोत के माध्यम से वस्तु, मुद्रा या शेयर के रूप में किए गए दान, वितरण या हस्तांतरण को विदेशी योगदान कहा जाता है। FCRA का कार्यान्वयन गृह मंत्री MHA द्वारा किया जाता है। गृह मंत्री इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा की गई जांच पूर्व की घटनाओं के आधार पर FCRA प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करता है। FCRA कानून के मुख्य प्रावधान 2020 के बाद संशोधन। तो इसमें मुख्य प्रावधान क्या है, तो देखते हैं विशेषता और इधर विवरण। तो विदेशी फंड, गैर सरकारी संगठनों के प्रत्येक पदाधिकारी को विदेशी योगदान
प्राप्त करने के लिए पंजीकरण के जरिए पूर्ण अनुमति लेना और अपना आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह निम्नलिखित समूहों के लिए विदेशी योगदान को प्रतिबंधित करता है। तो इसमें कौन कौन था? हालांकि विदेशी योगदान विनियमन संशोधन नियम 2022 द्वारा इस प्रावधान को हटा दिया गया है। तो कौन विदेशी अंशदान प्राप्त नहीं कर सकते? तो इसमें कौन कौन है? तो चुनाव में उम्मीदवार, न्यायाधीश और सरकारी कर्मचारी, पत्रकार या समाचार पत्र और मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनी, विधायिका के सदस्य और राजनीतिक दल या उनका पदाधिकारी, राजनीतिक प्रकृति के संगठन। फिर एफसीआर का खाता क्या है? तो विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली की निर्धारित शाखा में नामित एफसीआर खाता खोलना होगा। इसमें विदेशी योगदान के अलावा कोई अन्य धनराशि प्राप्त या जमा नहीं की जा सकती है। इसे किसी अन्य व्यक्ति या गैर सरकारी संगठन को हस्तांतरित भी नहीं किया जा सकता है। एफसीआर पंजीकरण की वैधता। एफसीआर पंजीकरण की वैधता 5 वर्ष की होगी और गैर सरकारी संगठन को पंजीकरण की समाप्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। फिर फंड का उपयोग उसी उद्देश्य पर किया जाना चाहिए जिस उद्देश्य से इसे प्राप्त किया गया है। प्राप्त फंड का अधिकतम 20% पहले 50% प्रशासनिक व्यय के लिए खर्च किया जा सकता है। वार्षिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा। इसके उल्लंघन के मामले में सरकार जांच के बाद उपयुक्त विदेशी योगदान के उपयोग पर प्रतिबंधित कर सकता है। फिर इससे संबंधित तथ्य और कौन कौन से देख लेते हैं। गैर सरकारी संगठनों एनजीओ का विनियमन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी विदेशी अंशदान प्राप्त करने का मौलिक अधिकार या पूर्ण अधिकार नहीं है। न्यायालय ने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम एफसीआर 2010 में संशोधन को भी उचित घोषित किया है। न्यायालय ने निम्न टिप्पणियां भी की हैं। एक संप्रभु लोकतांत्रिक राष्ट्र का इस आधार पर विदेशी अंशदान स्वीकार करने की पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए स्वतंत्र है कि यह अंशदान राष्ट्र की संवैधानिक नैतिकता को कमजोर कर रहा है। विदेशी अंशदान का देश की सामाजिक, आर्थिक संरचना और राजनीतिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। विदेशी सहायता का अर्थ एक विदेशी अंशदान दाता की उपस्थिति से भी है जो देश की नीतियों को प्रभावित कर सकता है। विदेशी अंशदान राजनीतिक विचारधाराओं को प्रभावित कर सकता है, इस कारण इसे न्यूनतम स्तर पर होना चाहिए। एनजीओ सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं लेकिन उन्हें वैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। ये ट्रस्ट, सोसाइटी या प्राइवेट लिमिटेड गैर लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत होते हैं। भारत में एनजीओ के विनियमन से संबंध में प्रावधान। तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA 1999। कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो FEMA के तहत पंजीकृत हैं और भारत में अलग अलग संघों को विदेशी धन का वितरण करते हैं। FEMA को वित्त मंत्रालय द्वारा विनियमित किया जाता है। इसे बाहरी व्यापार तथा भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित हेतु पेश किया गया था। ठीक है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं FCRA का विकास। तो इसका विकास कैसे कैसे हुआ ये देख लेते हैं। 1969 में संसद ने विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप पर चिंता व्यक्त की। फिर 1976 में आपातकाल के दौरान विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 1976 पारित किया गया था। 2010 में FCRA 2010 से यह कानून और मजबूत हो गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि हेतु विदेशी फंड का उपयोग को प्रतिबंधित करना। फिर 2020 में एनजीओ द्वारा विदेशी फंड की प्राप्ति और उपयोग पर सख्त नियंत्रण एवं जांच के लिए FCRA 2010 में संशोधन। फिर गैर सरकारी संगठनों से संबंधित कानून और संवैधानिक प्रावधान। तो इसमें संवैधानिक प्रावधान और कानून क्या क्या है तो देखते हैं। तो 7वीं अनुसूची, इसके तहत समवर्ती सूची में धर्मार्थ व चैरिटेबल संस्थाओं और धार्मिक स्थानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज C यह संघ बनाने का अधिकार की अनुमति देता है। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA यह अधिनियम भारत में गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी अंशदान को नियंत्रित करता है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 यह अधिनियम भारत में गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण का प्रावधान करता है।
कंपनी अधिनियम 2013। यह अधिनियम कंपनी सहित भारत में इस अधिनियम की धारा 8 के तहत गैर लाभकारी कंपनियों के गठन और संरचना को नियंत्रित करता है। तो इसी के साथ यह टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है FCRA। अगला टॉपिक है मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021। मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 तो यह सुर्खियों में क्यों रहा, आइए देखते हैं। हाल ही में 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और असम ने अपने किराएदारी कानून में संशोधन किए हैं। ये संशोधन इन राज्यों के कानूनों को मॉडल टेनेंसी एक्ट MTA के अनुरूप बनाने के लिए किए गए हैं। तो 4 राज्य कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और असम। तो ठीक है, तो मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 के बारे में, तो क्या है मॉडल टेनेंसी एक्ट, देखते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय MOHUA ने MTA 2021 को मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसी परिसंपत्ति को किराए पर लेने की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाया है। साथ ही इसका उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में किराया अर्थव्यवस्था में सहयोग प्रदान करना है। 2021 में जम्मू कश्मीर MTA को अपनाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। आवास संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का एक विषय है। इसके लिए मॉडल अधिनियम केवल एक सुझाव देने वाला ढांचा है, बाध्यकारी नहीं है। किराए के आवास और अनुबंधों को विनियमित करते समय राज्यों को इस अधिनियम का पहल करना चाहिए। यह 70 साल से अधिक पुराने पूर्वी पंजाब शहरी किराए प्रतिबंध अधिनियम 1949 के मौजूदा किराएदारी प्रावधानों को प्रतिस्थापित करता है। फिर MTA 2021 का मुख्य विशेषता, तो इसके मुख्य विशेषता कौन कौन से देखते हैं। यहाँ पे विनिर्देश और विवरण दिया हुआ है। तो किस पर लागू होगा, तो यह आवासीय, वाणिज्यिक या शैक्षणिक उपयोग वाले परिसीमनों को कवर करेगा, लेकिन औद्योगिक उपयोग वाले परिसीमनों को नहीं। इसमें होटल, लॉजिंग हाउस, सिराय आदि भी शामिल नहीं होंगे। किराएदारी समझौता क्या है, तो सभी परिवारों आवासीय और वाणिज्यिक को पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर एक लिखित समझौता के बाद ही किराए पर दिए जाएगा। साथ ही किराएदारी अनुबंध की तारीख से 2 महीने के भीतर प्रस्तावित किराया प्राधिकरण को इसके बारे में सूचित किया जाएगा। किराएदारी अवधि, किराएदारी अवधि के नवीकरण या विस्तार के लिए मकान मालिक से अनुरोध कर सकता है। यदि किराएदार किराएदारी अवधि के अंत में या किसी आदेश द्वारा किराएदारी अवधि की समाप्ति पर परिसर खाली करने में विफल रहता है तो उसे भुगतान करना होगा। पहले 2 महीने के लिए मासिक किराए के दुगना और बाद में जब तक वह परिसर खाली नहीं करता है तब तक मासिक किराए का 4 गुना भुगतान करेगा। फिर सोसाइटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, यह आवासीय परिसंपत्तियों के लिए अधिकतम 2 महीने के किराए तक और गैर आवासीय संपत्ति के लिए न्यूनतम 6 महीने के किराए तक सीमित कर दिया गया है। फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म, यह किराएदारी समझौते और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए राज्य की स्थानीय भाषा में स्थापित किया जाएगा। किराए पर लिए गए स्थान को किसी और को किराए पर देना, यह केवल मकान मालिक की पूर्व सहमति से ही किया जा सकता है। इसके अलावा यदि मकान में कोई संरचनात्मक परिवर्तन किया जाता है तो वह केवल मकान मालिक के लिखित सहमति से ही हो सकता है। फिर अगला है त्रिस्तरीय निवारण प्रणाली, तो यह त्रिस्तरीय होगा। तो इसमें देखते हैं मॉडल अधिनियम एक त्रिस्तरीय अर्धन्यायिक विवाद न्याय निर्णयन तंत्र स्थापित करता है। इसके अंतर्गत किराया प्राधिकरण, किराया न्यायालय और किराया अधिकरण शामिल हैं जो विवादों का त्वरित समाधान करते हैं, साथ ही सिविल कोर्ट से किराएदारी विवाद के बोझ को कम करते हैं। किराया न्यायालय और किराया अधिकार द्वारा शिकायत का निवारण 60 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। राज्य सरकार के अनुमोदन से जिला कलेक्टर द्वारा किराया प्राधिकरण और किराया न्यायालयों की नियुक्ति की जाएगी। राज्य संबंध क्षेत्राधिकार वाले हाई कोर्ट के साथ परामर्श करने के बाद प्रत्येक जिला में किराया अधिकरण स्थापित कर सकता है। मॉडल अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों से संबंधित मामलों में किसी भी सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। तो सबसे ऊपर होगा किराया प्राधिकरण, फिर किराया अदालत और किराया अधिकरण, यह 3 भाग में डिवाइड किया जाएगा। त्रिस्तरीय समस्या समाधान प्रणाली, यह 3 स्तरीय है। फिर खाली करना, एक किराएदार से मकान खाली
कराने के लिए मकान मालिक को किराया प्राधिकरण में आवेदन करना होगा। किराएदार को निम्नलिखित शर्तों के आधार पर बेदखल किया जा सकता है: तय किराया देने से इनकार कर दिया हो, 2 महीने से अधिक समय तक किराया का भुगतान नहीं किया हो, लिखित सहमति के बिना परिसर के कुछ भाग का या पूरा परिसर पर कब्जा कर लिया हो तथा एक लिखित नोटिस के बाद ही परिसर का दुरुपयोग कर रहा हो। तो यह सभी खाली कराने के नियम हैं। अगला है दंड प्रक्रिया शिनाख्त नियम 2022, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल 2022। तो इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा। तो अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं आपसे, जिसमें हम लोग आगे का क्लास देखेंगे जो कि चौथा टॉपिक रहेगा, छठा पार्ट का। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए।